सीजीटेट शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित क्लास को देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड को। नमस्कार, सीजीटेट तैयारी करने वाले सभी छात्रों का मेरे चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम प्रमुख मनोवैज्ञानिकों और उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं पहला मनोवैज्ञानिक कौन है। पहला मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। इसे विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, जिसके अनुसार 4 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का अवकलन और साक्षात्कार किया जाता है। यह 2 अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला अवस्था है परायत नैतिकता की अवस्था, दूसरा अवस्था है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। परायत नैतिकता की अवस्था क्या है? पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में परायत की नैतिकता की अवस्था 4 से 7 वर्ष में बच्चे बाहरी सत्ता से नैतिकता दिखाते हैं। बच्चे समझते हैं कि जो न्याय और नियम है वह कभी नहीं बदलता। ठीक है, बच्चे ये समझते हैं कि जो नियम बना हुआ है वो कभी नहीं बदलेगा, वो सदैव बना रहेगा। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था क्या है? इसमें बच्चे 7 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे नैतिक चिंतन की पहली से दूसरी अवस्था के बीच की एक मिलीजुली स्थिति में होते हैं। 10 वर्ष या इससे बड़े बच्चे यह बात समझ जाते हैं कि नियम और कानून लोगों के बनाए हुए हैं, जिसे बदला भी जा सकता है। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में बच्चे यह समझ जाते हैं कि जो नियम और कानून बना है वो लोगों के बनाए हुए हैं और इसे बदला भी जा सकता है। ठीक है, निर्माण और खोज का सिद्धांत। निर्माण और खोज का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने ही दिया है। ठीक है, क्या है निर्माण और खोज का सिद्धांत? प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को सार्थक बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार संबद्धतापूर्वक मिलते हैं कि नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों को समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे हम निर्माण और खोज का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यह ब्रूनर का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। उन्होंने बताया कि बच्चे ज्ञान को 3 चरणों में प्रोसेस और रिप्रेजेंट करते हैं। पियाजे के विपरीत ब्रूनर का मानना था कि ये चरण उम्र पर नहीं बल्कि सीखने के तरीके पर निर्भर करते हैं। ठीक है, 3 चरण कौन से हैं? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था है, यह जन्म से लगभग 1 से 2 वर्ष तक होती है, जहां बच्चा शारीरिक क्रियाओं पकड़ना, छूना, हिलना के माध्यम से सीखता है, समझता है। ठीक है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था क्या है? यह 3 से 7 वर्ष की आयु में होती है, जहां बच्चा मानसिक छवियों और चित्रों के माध्यम से सीखता है। संकेतात्मक अवस्था क्या है? यह 7 वर्ष और उसके बाद का विकसित होती है, जहां बच्चा गणितीय प्रतीक और अन्य अमूर्त प्रतीकों का उपयोग करके ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का सिद्धांत दिया है। पहला समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। दूसरा है पाड़ या ढांचा स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी मदद। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक स्थिति में पूर्ण होता है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध या संचार। लेव वाइगोत्स्की का पाड़ या ढांचा का सिद्धांत क्या है? स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति या अपने से बड़े व्यक्ति
का मार्गदर्शन लेता है या सहायता लेता है तो उसकी उपस्थिति में जो कार्य करता है वह प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जो जीन पियाजे के नैतिक मुद्दों के सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्होंने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन के क्षेत्र के रूप में चुना। नैतिक विकास का सिद्धांत मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के विचारों से प्रभावित होकर यह सिद्धांत दिया। उन्होंने नैतिक तर्क को समझने के लिए हाइज की दुविधा जैसी कहानी का उपयोग किया। क्या है हाइज की दुविधा की कहानी? यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक प्रकार का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से उससे कई गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस महिला को उपचार करवाने के लिए उसका पति हाइनज उन सब के पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ ही पैसे उधार मिले जो कि दवाई के दाम के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई को सस्ते मूल्य पर दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर कई गुना पैसा कमाऊंगा। तब हाइनेज ने विवश होकर उसकी दुकान तोड़कर वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। यही है नैतिक दुविधा और नैतिक तड़कना की कहानी। नैतिक दुविधा एक ऐसी दुविधा जिसमें किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक नैतिक कार्यों में से किसी एक कार्य का चयन करना पड़ता है। नैतिक तड़कना सही या गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को नैतिक तड़कना कहा जाता है। नेक्स्ट है जॉन डीवी। जॉन डीवी एक प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक थे। ठीक है, इन्हें प्रगतिशील शिक्षा के जनक माना जाता है। इन्होंने करके सीखने का सिद्धांत दिया है। जॉन डीवी ने बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। जॉन डीवी के अनुसार एक त्रिध्रुवी प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ई.एल. थॉर्नडाइक। ई.एल. थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ई.एल. थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक आधुनिक शिक्षक मनोविज्ञान के जनक और व्यवहारवाद के अग्रदूतों में से एक माने जाते हैं। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। थॉर्नडाइक का सबसे प्रमुख सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है, इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी के मुख्य 3 नियम है। तत्परता का नियम, पहला है तत्परता के नियम। यदि बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो वह जल्दी सीखेगा, जबरदस्ती सिखाने पर वह चिढ़ जाएगा। दूसरा है अभ्यास का नियम। किसी काम को बार बार करने से वह याद रहता है और छोड़ देने पर हम उसे भूल जाते हैं, इसे ही अभ्यास का नियम कहते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। यदि सीखने का परिणाम सुखद या संतोषजनक है तो बच्चा उसे दोबारा करेगा, यदि परिणाम दुखद है तो उसे नहीं दोहराएगा। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन के 5 सहायक नियम इस प्रकार दिए हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा रुचिया मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साहचर्यात्मक स्थानांतरण। ई.एल. थॉर्नडाइक बहुकारक सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। उनके अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी है। उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मशीनों और औजारों से समझने की योग्यता को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैकेनिक, इंजीनियर इत्यादि आते हैं। अमूर्त बुद्धि शब्दों, प्रतीकों और मानसिक गणनाओं को समझने की योग्यता है, जिसे कवि, गणितज्ञ इत्यादि अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक बुद्धि समाज में लोगों के साथ तालमेल बिठाने की योग्यता, जैसे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर एक प्रमुख
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर ने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और वाल्डेन 2 जैसी किताबें लिखी हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध, यह स्किनर का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई काम करते हैं और उसके बदले हमें इनाम मिलता है तो हम वह काम बार बार करेंगे। अगर किसी काम के बदले सज़ा मिलती है तो हम वह काम करना बंद कर देंगे। इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। स्किनर ने आरएस थ्योरी दिया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आरएस थ्योरी किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इसे क्रिया प्रसूत अनुबंध या नैमित्तिक अनुबंध भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्किनर का जो सक्रिय अनुबंध सिद्धांत है इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग, अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक विशेष पिंजरा बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। उन्होंने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? चूहों और कबूतरों पर। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है जॉन ब्रॉड्स वाटसन। जॉन ब्रॉड्स वाटसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन को व्यवहारवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वाटसन का कहना था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दीजिए, मैं उसे ट्रेनिंग देकर डॉक्टर, वकील, कलाकार, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। उनका मानना था कि वातावरण इंसान के व्यवहार को पूरी तरह से बदल सकता है। लिटिल अल्बर्ट प्रयोग, इस प्रयोग में उन्होंने दिखाया कि कैसे एक छोटे से बच्चे के मन में किसी चीज़ के प्रति डर पैदा किया जा सकता है। जैसे क्या है? उन्होंने सफ़ेद चूहा के प्रति एक बच्चे के मन में डर पैदा किया। नेक्स्ट है इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। पावलोव को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ठीक है, पावलोव को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाना जाता है। पावलोव को 1904 में उनके पाचन क्रिया विज्ञान पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव का मानना था कि हम दो अलग अलग चीज़ों के बीच संबंध बनाकर सीखते हैं। उन्होंने कुत्ते पर एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग किया था। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा। इवान पेट्रोविच पावलोव के प्रयोग के मुख्य घटक हैं बिना शर्त उद्दीपन, यूसीएस। यह वह वस्तु या स्थिति है जो प्राकृतिक रूप से और बिना किसी सीख के प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। उदाहरण, भोजन। कुत्ते को भोजन सिखाने की जरूरत नहीं है कि उसे देखकर लार टपकानी है, यह प्राकृतिक है। बिना शर्त प्रतिक्रिया, यूसीआर, यह यूसीएस के प्रति एक प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया है। यह जन्मजात होती है, सीखी हुई नहीं। उदाहरण, भोजन को देखकर लार आना, यह कुत्ते की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तटस्थ उद्दीपन, एनएस, घंटी, यह वह उद्दीपन है जिसका शुरुआत में प्राणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती है। उदाहरण, घंटी प्रयोग की शुरुआत में घंटी बजने पर कुत्ता कोई लार नहीं टपकाता, सिर्फ कान खड़े कर सकता है, इसलिए यह तटस्थ है। अनुकूलित उद्दीपन, सीएस, जब तटस्थ उद्दीपन एनएस को भोजन के साथ बार बार जोड़ा जाता है तो यह एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। अब यह तटस्थ नहीं रहता बल्कि अनुकूलित हो जाता है। उदाहरण, अब घंटी अनुकूलित उद्दीपन बन गई है। अब भोजन ना होने पर भी सिर्फ घंटी बजने से प्रतिक्रिया होती है। अनुकूलित प्रतिक्रिया CR, यह वह प्रतिक्रिया है जो अब अनुकूलित उद्दीपन CS के कारण उत्पन्न होती है। यह प्रतिक्रिया सीखी हुई होती है। उदाहरण, केवल घंटी की आवाज़ सुनकर लार आना। हालांकि प्रतिक्रिया लार वही है, लेकिन अब यह भोजन के कारण नहीं बल्कि घंटी के कारण आ रही है, इसलिए इसे CR कहते हैं। नेक्स्ट है वुल्फगैंग कोहलर। वुल्फगैंग कोहलर एक प्रमुख जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन के नाम विशेष रूप से जाना जाता है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक प्राकृतिक और पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत,
अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सूझबूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलर ने कहा कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम पूरी स्थिति का अवकलन करते हैं और अचानक हमारे दिमाग में उस समस्या का समाधान आ जाता है। कोहलर का सुल्तान चिंपांजी पर प्रयोग। कोहलर ने कैनरी द्वीप पर सुल्तान नामक एक चिंपांजी पर कई प्रयोग किए थे। ठीक है, तो ये पूछता है कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किए हैं, तो बताना पड़ेगा कि ये चिंपांजी पर प्रयोग किए हैं। ठीक है। कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन एक जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। लेविन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत फील्ड थ्योरी है। समूह गतिशीलता। कुर्ट लेविन ने इस अवधारणा को समूहों और व्यक्तियों के बदलते हालातों के प्रति कार्य करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके के रूप में वर्णित किया है। कुर्ट लेविन समूह घटनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अंतःक्रियावाद सूत्र BPFPE का प्रयोग किया, जहां एक सदस्य की व्यक्तिगत विशेषताएं P, समूह के पर्यावरणीय कारकों E और सदस्यों की स्थिति के साथ अंतःक्रिया करके व्यवहार B उत्पन्न करती है। B का मतलब बिहेवियर हो गया, हमारा व्यवहार। P हो गया पर्सन, व्यक्ति, व्यक्तिगत, और E इन्वायरमेंट। ठीक है। परिवर्तन का मॉडल। किसी भी पुरानी आदत को छोड़ने और नई आदत अपनाने के लिए उन्होंने 3 चरण बताए। ठीक है। पहला है पिघलना, पुरानी गलत आदतों को छोड़ने के लिए तैयार होना। बदलना, नए तरीकों या नए बातें सीखना। जमना, नए व्यवहार को अपनी स्थायी आदत बना लेना। नेक्स्ट है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स एक प्रभावशाली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्हें मानवतावादी मनोविज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत केंद्रित दृष्टिकोण की नींव रखी। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। कार्ल रोजर्स ने पूर्ण व्यक्तियों के सीखने के प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्व सिद्धांत। रोजर्स का यह मानना था कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके स्व के आसपास घूमता है। इसके सामान्यतः 2 मुख्य भाग होते हैं, वास्तविक सेल्फ और आदर्श आइडियल। जो व्यक्ति वास्तव में वर्तमान में है उसे वास्तविक सेल्फ कहेंगे, और जो व्यक्ति भविष्य में बनना चाहता है उसे आदर्श सेल्फ कहेंगे। नेक्स्ट है एलिजाबेथ हरलॉक। एलिजाबेथ बी हरलॉक एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थी। हरलॉक ने विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं। विकास की परिभाषा। हरलॉक ने विकास को बहुत गहराई से समझाया। जन्म पूर्व अवधि, गर्भधारण से जन्म तक, जहां तीव्र शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक नवजात शिशु की प्रारंभिक अवस्था है। शिशु अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। इस दौरान बच्चा पूरी तरह माता पिता पर निर्भर होता है और महत्वपूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक खेल और सामाजिक भावनात्मक विकास का चरण। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। यह यौवन वर्ष विद्यालय शिक्षा और सामाजिक कौशल का विकास है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, शारीरिक परिपक्वता, यौनारंभ और पहचान बनाने का दौर। प्रारंभिक अवस्था 18 से 40 वर्ष तक, करियर और रिश्तों में स्थिरता की तलाश। मध्य आयु 40 से 60 वर्ष तक, जीवन के अनुभवों का परिपक्वता के साथ जुड़ाव। वृद्धावस्था 60 वर्ष से अधिक, जीवन के अंतिम पड़ाव और शारीरिक व मानसिक गिरावट। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हम ऐसे ही और मनोवैज्ञानिकों के बारे में क्लास लेकर आएंगे। तब तक अपना तैयारी जारी रखिए।